डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम BSN 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है असेसमेंट ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम, जो कि एग्जाम के हवाले से एक अहम यूनिट है। अगर आप लोग हेल्थ असेसमेंट के कोर्स ग्रिड को देख लें तो उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट 2 चैप्टर पे मुश्तमिल है। एक है असेसमेंट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा असेसमेंट ऑफ मस्कुलर सिस्टम। तो जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ इस पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें MCQs आएंगे, तो हम उन टॉपिक्स को भी मेंशन करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं और उन MCQs को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट को। हमारे पास है लिम्फ नोड। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें बताई हैं आप लोगों को कि पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम का मतलब हमारे हाथों और टांगों में, पाँव में जो वेसल्स हैं, चाहे वो लिम्फ नोड हैं, चाहे वो आर्टरी हैं या वेन हैं, उनकी हम असेसमेंट करते हैं कि आया उनमें ब्लॉकेज आया है, उनमें कहाँ पे टियर आए हैं, उनमें कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, उनमें कहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह तो नहीं है। तो उनमें एक लिम्फ नोड भी है। लिम्फ नोड हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के वो बॉडीज होते हैं जहाँ पे लिम्फ्स की स्टोरेज होती है, जहाँ पे हमारे पास WBC वगैरह की स्टोरेज होती है। लिम्फ नोड इसके प्रॉपर पोजीशन हमारे बॉडी में डिफरेंट जगहों पे होते हैं, तो वो ऑलरेडी इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसमें क्या करना है कि पल्पेट दी एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड। एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड हमारे पास ब्रेकियल पोर्शन ऑफ है, जो एल्बो के साथ ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखा भी देता हूं। हमने क्या करना है, पेशेंट के हैंड को फ्लेक्स करना है, एल्बो को 90 डिग्री पर। तो ये फिर MCQs में आ सकता है कि एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड फाइंड का एसिस करने के लिए एल्बो का डिग्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सपोर्ट पेशेंट फोर आर्म बाय योर हैंड फ्रॉम बिहाइंड द आर्म, फील द नोड 3 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो ये एपिकॉन्डाइल हमारे पास वो पोर्शन जहां पे क्या होता है, ये हमारे पास जॉइंट है, एपिकॉन्डल जॉइंट। तो जॉइंट का वो पोर्शन जहाँ पे लिगामेंट्स वगैरह अटैच होते हैं, तो एल्बो जॉइंट से 3 सेंटीमीटर अबव हमने क्या करना है, पल्पेट करना है फिंगर के थ्रू। ये MCQs याद रख लें। और इम्पोर्टेंट जो इसमें MCQs है वो ये है कि हमने क्या चेक करना होगा, पल्पेट करेंगे किस लिए, साइज के लिए कि लिम्फ नोड के साइज नॉर्मल है या नहीं, कंसिस्टेंसी के लिए एक दूसरे के साथ अटैच है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ये चीज़। तीसरा मोबिलिटी, आए वो मोबाइल है या नहीं है, मोबाइल है तो नॉर्मल है। तीसरा फोर्थ वन टेंडरनेस, उनमें स्वेलिंग वो पेनफुल तो नहीं है। तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है, ये चीज़ें हमने देखनी है। तो इस स्लाइड के ये आपके पास क्या है, ये MCQs हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, जो भी करते हो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाऊं कि लिम्फ नोड की पल्पेशन या असेसमेंट हम किस तरह करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो आपने क्या करना है, उसके हैंड को इस तरह 90 एंगल देना है और फिर ये देखो ये एपिकॉन्डाइल रीजन है, इससे 3 सेंटीमीटर अबव आपने क्या करना है, फिंगर के थ्रू पल्पेट करना है। तो हम इस तरह असेसमेंट करते हैं किस चीज़ की, एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड की। MCQs के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है। इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, एंगल अगर आपके कम ज़्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन ये एंगल आपका क्या होना चाहिए, ये एंगल अगर आपका 90 हो तो ये सही है, ये 90 एंगल आपका होना चाहिए, जो कि आपके नोट्स में लिखा है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्लाइड है तो वो क्या है कि इवैल्यूएटिंग द आर्टीरियल सप्लाई टू द हैंड। आपके हैंड में
आर्टरीज का सप्लाई सही नहीं है या नहीं है, मतलब आर्टीरियल ब्लड आपके हैंड की तरफ सही पहुंचता है या नहीं पहुंचता। तो इसके लिए जो टेस्ट यूज होता है उसको एलन टेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए ये याद होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि टू डिटरमाइन द पेटेंसी ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, ये हम क्यों करते हैं, ये हम रेडियल और अल्नर आर्टरीज की पेटेंसी के लिए, मतलब रेडियल और अल्नर आर्टरी में ब्लड सप्लाई नॉर्मल है या नहीं है, तो उसके लिए हम एलन टेस्ट करते हैं। आस्क द पेशेंट टू मेक अ टाइट फिस्ट विद वन हैंड, देन कंप्रेस both radial and ulnar artery firmly between your thumb and fingers। क्या करना है कि हम पेशेंट को कहेंगे या क्लाइंट को कहेंगे कि वो अपनी मुट्ठी बंद कर ले। जब मुट्ठी बंद कर लेता है तो उसके रेडियल और अल्नर आर्टरी को हमने प्रेस करना है। आस्क द पेशेंट टू ओपन द हैंड इनटू रिलैक्स स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन, द पाम विल बी पेल। हम उसको कहेंगे हाथ को खोलो, जैसे वो हाथ खोलेगा नॉर्मल तो उसका पाम पेल होगा, पाम पेल होगा, हथेली, हाथ की हथेली पेल होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर आपने आर्टरी को बंद किया हुआ है, आपने फिंगर के थ्रू बंद किया हुआ है, सही है। फिर क्या होगा, रिलीज द प्रेशर ओवर द अल्नर आर्टरी। अल्नर जो आर्टरी है उस पे हमने प्रेशर कम करना है, छोड़ देना है। तो पेशेंट का हाथ जो है 3 से लेके 5 सेकंड के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, उसका नॉर्मल कलर में आ जाएगा, जो उसका पहले पिंक कलर का था जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई के साथ था। Patency of radial artery may be tested by releasing the pressure from the radial artery while you compress ulnar artery। अब अगर हमने रेडियल आर्टरी चेक करनी है तो अल्नर आर्टरी पे हम फिंगर रखेंगे और रेडियल से हटाएंगे तो हाथ फिर वो क्या हो जाएगा, फ्लश पिंक कलर में आ जाएगा। तो इसको एलन टेस्ट कहते हैं। पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखा दूं, यहां पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि ये रेडियल आर्टरी हमारे पास है, ये अल्नर आर्टरी है। हमने उसको कहा मुट्ठी बंद कर लो, मुट्ठी बंद करी, हमने दोनों तरफ क्या किया, उसको प्रेस किया। जब उसने अपना हैंड ओपन किया तो वो देखो ये पेल कलर का था। फिर हमने अल्नर आर्टरी अगर चेक करनी है कि अल्नर जो आर्टरी है हमारे पास ये, इसमें ब्लड सप्लाई सही है या नहीं, तो रेडियल हमने प्रेस की होगी लेकिन अल्नर जो है वो हम छोड़ देंगे, उसको प्रेस नहीं करेंगे। तो ये हाथ जो है वापस अपने नॉर्मल कलर में आ जाएगा। तो मतलब एलन टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव है और अल्नर आर्टरी में ब्लड सप्लाई नॉर्मल है। इसके बाद अगर मैं रेडियल आर्टरी चेक करना चाहता हूं तो मुट्ठी इस तरह मैंने उसका हाथ जो है इस कंडीशन में मैंने उसका हाथ बंद किया हुआ है, दोनों तरफ से प्रेस किए। मैं यहाँ पे मेरा प्रेशर होगा लेकिन रेडियल के फिंगर मैं उठा दूंगा और उसको कहूँगा आराम से, मतलब आराम से हाथ खोल दे। जैसे वो हाथ खोलेगा और रेडियल आर्टरी से मैं फिंगर उठाऊंगा, उसका हाथ जो है वो वापस अपनी शक्ल में आ जाएगा। फिर हमारे पास रेडियल आर्टरी काम कर रही है। लेकिन अगर एक पेशेंट है, एक आप अल्नर आर्टरी से फिंगर हटा भी देते हो लेकिन उसके हाथ वहीं की वहीं पेल है, मतलब ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं हो रही, तो क्या है, यहाँ पे पता चल जाता है कि अल्नर आर्टरी में कोई इश्यू है। इसी तरह रेडियल आर्टरी में भी ये है। तो आप लोग एग्जाम के लिए क्या कर लें, एग्जाम के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एलन टेस्ट पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। पॉजिटिव तब होता है कि जब आपके पास अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी सही से काम करते हैं। और ये किस लिए यूज होता है, ये रेडियल और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए यूज होता है कि उसमें ब्लड सप्लाई नॉर्मल है या नहीं है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस यूनिट से अगर एमसीक्यूज आता है ना तो ये लाजमी आएगा, फिर चांसेस इसके ज्यादा हैं। अब असेसमेंट ऑफ लेग, हाथ की असेसमेंट तो हो गई। लेग की असेसमेंट क्या है, इंस्पेक्ट लेग फ्रॉम द ग्रोइन टू द फीट, जहां से हमारा पांव स्टार्ट होता है वहां से लेके नीचे पांव वो फिंगर्स तक, टोस तक हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, देखना है। क्या क्या देखना है, साइज, दोनों पांव के सेम साइज हैं, सिमेट्री सेम स्ट्रक्चर के हैं, कहीं पे स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हुई, मतलब कहीं पे स्वेलिंग है या रेडनेस तो नहीं है। इसके बाद वीनस पैटर्न हमने चेक करना है,
वेन्स की पोजीशन, शेप वगैरह सही है। ऐसा तो नहीं कि एक वेन एक जगह से स्टार्ट हुआ है, दूसरी जगह वो है नहीं, ब्लॉक है। वेनस इनलार्जमेंट देखेंगे, कहाँ पे वेन्स वगैरह स्वेल तो नहीं है। पिगमेंटेशन, कलर वगैरह, स्किन का कलर अगर कहीं पे चेंज हो चुका है, कहीं पे स्कार आपको नज़र आ रहे हैं, अल्सर वो जगह स्किन ख़राब है या रेशेस वगैरह, तो इन चीज़ों पे हमने क्या करना है, चेक करने हैं। इसके बाद टेम्परेचर चेक करेंगे, क्योंकि जहाँ पे अगर कोई स्वेलिंग वगैरह होती है ना, तो वो या इन्फ्लेमेशन वगैरह, तो उस जगह का टेम्परेचर फिर हाई होता है। कलर ऑफ स्किन, टेक्सचर देखेंगे, शेप फिंगर्स वगैरह का। कलर ऑफ नेल बेड्स, जो कि हैंड में देखते थे, यहाँ पे हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लोअर लेग पे हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली मेल में हम देखेंगे हेयर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं। फीट एंड टो वगैरह पे हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर हम लेग की असेसमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने फिर क्या करनी होगी, एसेस करनी होगी, देखनी होगी। सही है। लिम्फ नोड के लिए हमने क्या करना है कि पल्पेट दी लेग फॉर लिम्फ नोड। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप्स हैं, जो कि इस वीडियो यूनिट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पिक्चर के थ्रू दिखा भी चुका हूँ। तो वो हमने उसी तरह एसिस करने हैं। चीज़ें बाकी वही होंगी कि साइज देखेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे, डिस्क्रीटनेस देखेंगे, अलग अलग है या नहीं है, और टेंडरनेस देखेंगे, कोई स्वेलिंग है या पेन वगैरह तो नहीं है। पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखा दूं कि लेग के लिम्फ नोड कौन सी जगह पे होते हैं और किस शेप में होते हैं। तो इस पिक्चर में आप लोग देख लें, ये जो हमारे पास ये तो ये क्या है, ये लिम्फ नोड है। तो इसमें ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो ये दोनों हमने क्या करने हैं, दोनों हमने एसिस करने हैं, पल्पेट करने हैं। फिंगर के थ्रू भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह के थ्रू भी हम इसको एसिस कर सकते हैं। सही है। ये लेग में वो जगह है जहां पे हमने आर्टीरियल सर्कुलेशन एसिस करनी है, पल्स चेक करने हैं। सही है। ये हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। ये पोप्लिटियल यहाँ पे आर्टरी हम चेक करते हैं। ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर टीबियलिस पोर्शन है। ये फ्रंट में जो हम करते हैं तो डॉर्सलस पेडलिस है। तो क्या है कि आर्टीरियल हम इस तरह चेक करें, पोप्लिटियल हम इस तरह चेक करेंगे दोनों फिंगर से। ये जो पोस्टीरियर है वो हम इस तरह चेक करते हैं, और डॉर्सलस पेडस जो है हमारे पास वो हम इस तरह एसिस करते हैं। और ये हमें बताता है कि इन आर्टरी से आगे जो हमारे बॉडी का पार्ट है, लेग का पार्ट है, वहाँ तक ब्लड सप्लाई नॉर्मल है या नहीं है। इसके बाद असेसमेंट ऑफ लेग्स जो है उसमें हमने एडेमा देखना है। एडेमा किसे कहते हैं, जब हमारे पास हमारे ब्लड वेसल्स से फ्लूइड आता है, वेसल्स के दरमियान वाली स्पेस में हमारे लेग्स वगैरह की स्वेलिंग हो जाती है, और आप उसको फिंगर से प्रेस करोगे तो उस जगह पे पिट बनेगा, गड़ा बनेगा। सही है। तो क्या है, तो इसको फिर एडेमा कहते हैं। इसके पे डिफरेंट स्टेजेस हैं। Compare the size of both leg and if there is prominence of vein, tender and bone। हमने क्या करना है, दोनों पाँव को एसिस करना है, वहाँ के बोन्स वगैरह को, वहाँ में वेन्स या टेंडन्स वगैरह हमने चेक करने हैं। चेक फॉर पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा के लिए अगर हम चेक करते हैं तो प्रेस बाय यूर थंब फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड और हमने क्या करना है, देखो थंब के थ्रू हमने इसको प्रेस करना है और इसके बाद वो फिंगर उठा देनी है। डॉर्सम ऑफ ईच फुट हम चेक करेंगे। बिहाइंड ईच मीडियल मिलेस हम चेक वो प्रेस करेंगे। दिशिन ये भी हम चेक करेंगे। देखो इस जगह को हमने प्रेस करना है, इस जगह को हम प्रेस करेंगे, साइड पे भी हम प्रेस कर सकते हैं एडेमा के लिए। अब इसके बाद फिर एडेमा के स्टेजेस हम फिर किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे वो अभी हम पढ़ते हैं। देखो अगर प्रेस करने से आपके पास माइल्ड पिटिंग होती है, स्लाइट इंडेंटेशन, थोड़ा सा आपका फिंगर नीचे गया और जैसे आपने फिंगर उठाया इस तरह पता आपको नहीं चलता कि मतलब इस जगह पे कोई जो है आपकी फिंगर वो स्किन में थोड़ी नीचे गई, नहीं, वहाँ पे पिट थोड़ा सा पिट बनता है। जैसे आप फिंगर उठा दे तो वो गायब हो जाता है, मतलब वो नॉर्मल हो जाता है। सही है। तो
जिसमें नॉर्मल परसेप्टेबल स्वेलिंग ऑफ लेग इतनी ज़्यादा नहीं होती, नो परसेप्टेबल, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग भी पाँव को आपको नज़र नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा पिट बनता है जो ये शो करता है कि हाँ एडिमा स्टार्ट हो रहा है, तो इसको +1 हम कहते हैं। सही है। सेकेंड, मॉडरेट पिटिंग में क्या होते हैं कि आप फिंगर को वो प्रेस करते हो तो वो जगह इंडेंट हो जाती है, लेकिन जैसे फिंगर उठाते हो वो फिर इंडेंट या वो जगह पे जो पिट बना था वो बाकी नॉर्मल हो जाता है। ये अक्सर ये किडनी वगैरह के पेशेंट जो होते हैं, सीकीडीए के वगैरह, इनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सही है। या किसी पेशेंट का अगर स्टे ज़्यादा हो जाए हॉस्पिटल में, तो ये +2 मॉडरेट पिटिंग जिसको कहते हैं, ये जो ग्रेड हैं एडेमा के, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, सिनेरियो बेस एमसीक्यूज इस पे बन सकता है। क्यों आपको कहेंगे कि पेशेंट है, उसके जो है एडिमा था, उसको प्रेस किया, तो प्रेस जैसे ही फिंगर उठाए एकदम से वो सबसाइड हो जाता है वो रैपिडली, तो ये कौन सा है? तो ये +2 डिग्री है मॉडरेट पिटिंग जिसको कहते हैं। +3 जो है वो डीप पिटिंग है। इंडेंटेशन रिमेन फॉर शॉर्ट टाइम, लेग लुक्स स्वॉलन, इसमें टांगे फूली हुई नजर आती है और जैसे ही आप फिंगर प्रेस करते हो और उठाते हो तो वो जगह पे जो पिट बना हुआ है वो उसी तरह रहता है कुछ टाइम के लिए, तो उसको डीप पिटिंग कहते हैं। +3 इसको हम वो ग्रेड देते हैं। इसके बाद वेरी डीप पिटिंग जो है, तो इंडेंटेशन लास्ट अ लॉन्ग टाइम, इसमें इंडेंटेशन ज़्यादा टाइम के लिए होता है और पाँव जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्वॉलन रहती है। इसको आप क्या कर देते हो, फिंगर से प्रेस कर लेते हो ना, तो वो जगह पे वो गड़ा टाइप बन जाते हैं, पिट बन जाते हैं। फिंगर उठाते हो तो ज़्यादा टाइम तक वो उसी तरह वो पिट नज़र आता है। तो मतलब ये है कि ये हाई लेवल एडिमा है जिसको वेरी डीप पिटिंग एडिमा भी कहते हैं, और +4 इसका क्या है, ग्रेड है जो एडिमा का। सही है। तो ये +1, 2, 3, 4, ये +4 यहाँ तक क्या होते हैं, एडिमा के स्केल होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। मे बी ग्रेडेड बाय मेजरिंग द डेप्थ ऑफ पिटिंग इन मिलीमीटर आर बाई टाइम पिटिंग रिमेन आफ्टर रिलीजिंग द प्रेशर। तो दो वजह से हमने इसको ग्रेड कर सकते हैं, या तो ये कि पिट कितना गहरा बनता है, मतलब प्रेस किया ना तो उस जगह पे कितना गहरा गड़ा टाइप बना प्रेस करने से, जो प्रीवियस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया, या इससे कि वो पिटिंग से जो गड़ा बना तो वो कितने टाइम के बाद वापस से नॉर्मल पोजीशन में आता है, तो वो टाइम के लिहाज से तो डिपेंड करता है आप पे। तो इस लिहाज दोनों के लिहाज से टाइम या पिटिंग जितनी गहरी है इसके लिहाज से 4 ग्रेड ऑफ एडेमा है। एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। इफ एडेमा प्रेजेंट मायर द लेग एट 4 फुट, हमने मायर करना है लेग को। स्मॉलेस्ट सरकमफेरेंस अबव द एंकल हमने चेक करना है। लार्जेस्ट सरकमफेरेंस एट द काफ, देखो काफ जो हमारे पास है तो ये आपके ये जो नी के नीचे ये पाँव का थोड़ा मोटा पार्ट जिसमें मसल्स वगैरह होते हैं इसको काफ पोर्शन कहते हैं। इसका सरकमफेरेंस ये मोटा होना चाहिए, इसके नीचे जो सरकमफेरेंस है वो कम होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ये चीज़ें हमने चेक करनी है। मिड थाई हमने चेक करना है। 1 cm डिफरेंस अबव द एंकल और 2 cm एट द काफ इंडिकेट एडेमा। अगर डिफरेंस एंकल से ऊपर 1 सेंटीमीटर है या काफ जो मस्कुलर पोर्शन है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है एडेमा को। देखो इस पिक्चर में आपको नजर आ सकता है, अगर ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या ये काफ जो है ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर हम इसको एडिमा कंसीडर करते हैं। ये काफ पोर्शन जो है ये वाली जगह है जिसमें ये देखो काफ़ी मस्कुलर पोर्शन है। तो ये फिर आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर एक पेशेंट के बॉडी में या लेग्स में एडिमा है तो क्या है कि इफ एडेमा प्रेजेंट लुक फॉर डीवीटी, अगर एडेमा मौजूद है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी के लिए हमने चेक करना है। फ्लेक्स द नी और शार्पली डॉर्सी फ्लेक्स द फुट, हमने क्या करना है कि नी को फ्लेक्स करेंगे, पाँव को फ्लेक्स करेंगे। सही है। और पेशेंट से पूछेंगे पेन होता है या नहीं होता। नॉर्मली उसको पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर डीवीटी है तो उसको पेन होगा। Normally no tenderness present. If pain present with this maneuver, it is considered positive Homan's sign
साइन फॉर डीवीटी। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। पॉजिटिव होमन साइन किसे कहते हैं? ये डीवीटी चेक करने के लिए ये हमारे पास चेक किया जाता है। और इसमें हम देखो ये फीट है ना, ये हमारे फुट है, सही है। तो इसको यहाँ से फ्लेक्स करेंगे, इस साइड पे हम फ्लेक्स करते हैं इसको, सही है। मैं यहाँ पे क्लियर कट बना दूँ, देखो ये हमारी अगर टांगे हैं, मिसाल के तौर पे एक पर्सन लेटा हुआ है, तो इसको हम इस डायरेक्शन में फ्लेक्स करेंगे। अगर इसको पेन होता है मतलब होमन साइन इसका पॉजिटिव है। और ये होमन साइन ये टेस्ट किस लिए होता है? ये डीवीटी के लिए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप लोग याद रख लें, नोट कर लें अभी से अपने साथ। और डीवीटी के लेग्स इस तरह होते हैं, देखो एडेमा भी है इसमें, और क्या है इसमें वेन की स्वेलिंग भी होती है, जो आगे जाके फिर हम आपको बताते हैं। डीवीटी स्टैंड फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस ब्लॉकेज, वेन में जब ब्लॉकेज आ जाए, सही है। अब हमारे पास फॉर क्रॉनिक आर्टेरियल इनसफिशिएंसी के लिए क्या किया जाता है कि अगर आर्टरीज में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो क्या है कि पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे, रेज बोथ लेग टू 60 डिग्री अंटिल मैक्सिमल पेलर ऑफ फीट डिवेल्प। कुछ टाइम के लिए उसके लेग्स हम उठा देते हैं 60 डिग्री तक, कुछ मिनट्स के लिए, तो वो पेल हो जाते हैं, उससे ब्लड नीचे चला जाता है। देन आस्क पेशेंट टू सिट अप विद लेग्स डेंगलिंग, कंपेयर बोथ फीट, नोटिंग द टाइम फॉर। क्या करना है कि फिर हम पेशेंट को कहते हैं, पेशेंट को सीधा लेटाया हमने, उसके टांगे हमने रेस की 60 डिग्री पे कुछ मिनटों के लिए, और देखना है कि वो पेल हो जाए, मतलब वहां से ब्लड सप्लाई नीचे आ जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं अब आप बैठ जाएं। बैठने से पहले हमने क्या करना है कि देखना है उसके टांगों के कलर को। अगर पिंकिश कलर रिटर्न टू स्किन इन 10 सेकेंड और लेस, अगर उसके टांगे बैठने के साथ वो पेल कलर से पिंक कलर में वापस आ जाए 10 सेकेंड या इससे कम टाइम में, मतलब आपके आर्टीरियल जो है उसमें ब्लड सप्लाई नॉर्मल है जो लेग्स में। फिलिंग ऑफ द वेन ऑफ फीट एंड एंकल इन 15 सेकेंड, अगर एंकल या फीट के वेन 15 सेकेंड के अंदर अंदर ब्लड से वापस फिल हो जाते हैं। लुक फॉर अनयूजुअल रिब्रो डस्की रेडनेस इन फुट, हमने देखने हैं कि चलो पिंक तो नॉर्मल कलर में आ रहे हैं उसके टांगे, लेकिन आया उसके फीट में या फुट्स में, उसके पाँव में, फीट में कोई डस्की रेडनेस, कोई रेडनेस टाइप, ब्लड टाइप, कोई शेप वगैरह तो नहीं आ रहा, जो कि ये शो करता है कि इस पेशेंट को क्या है, डीवीटी है। तो ये चीजें आपने क्या करनी, नोट करनी है आर्टेरियल इनसफिशिएंसी चेक करने के लिए लेग्स में, पाँव में। इसके बाद मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट भी यूज होता है। टू डू द मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट फॉर मैपिंग वेरिकोज वेन, पल्पेट द डायलेटेड वेन विद फिंगर टिप ऑफ वन हैंड। हमने क्या करना है, पल्पेट करना है फिंगर टिप के साथ। विद द अदर हैंड firmly compress the vein at a point at least 8 इंचज या 20.3 सेंटीमीटर हायर। क्या करना है हमने, विद अदर हैंड हमने कंप्रेस करना है वेन को। तो क्या किया, मिसाल के तौर पे ये मेरी मतलब ये टांग है पेशेंट की, सही है। तो यहाँ पे मैं कंप्रेस कर लेता हूँ, कंप्रेस, और यहाँ पे मैं फिंगर के थ्रू पल्पेट कर रहा हूँ, सही है। मैं यहाँ पे आपको बना दूँ, ये अगर क्या है, ये फुट है, एक टांग है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कर लिया कंप्रेस, सही है, और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पल्पेट कर रहा हूँ। फिर आगे क्या है, फील फॉर एन इम्पल्स ट्रांसमिटेड टू योर लोअर हैंड विद कॉम्पिटेंट सेफेनस वॉल, यू वुड नॉट डिटेक्ट आर्टरी इम्पल्स। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आपने जैसे छोड़ दे एकदम से यहाँ पे ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है। अगर रेजिस टाइप हो रही है, कोई आर्टरी इम्पल्स एकदम से आ रहा है, अगर जो वॉल है हमारे वेन में वो नॉर्मल है, तो ये ब्लड सप्लाई स्लो नॉर्मल आ जाएगी और वो जगह पे आपको फील हो जाएगी। लेकिन अगर एकदम से त्रश आ रहा है तो मतलब क्या है कि सेफेनस वाल्व मसला है। सेफेनस वाल्व वो वेन्स के वाल्व्स होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं। तो ये चीजें भी इस तरह से भी आप मैनुअल क्या कर सकते हो,
चेक कर सकते हो एक पेशेंट के वेरिकोज वेन को। वेरिकोज वेन जो नॉर्मल शेप्स जिनकी चेंज हो जाती है, एमसीक्यूज के लिए ये भी आप लोग याद रख लें। देखो ये आपका मैनुअल है, यहाँ पे हमने प्रेस किया और जैसे यहाँ पे हम फिंगर उठाते हैं तो यहाँ पे नीचे हम देखते हैं तो वेरिकोज वेन का शेप आपको इसमें नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास वो आपको फील नहीं होती मतलब आपके वाल कॉम्पिटेंट ही नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको जैसे ही आपने ये फिंगर उठाया एकदम से तेज़ी के साथ ब्लड नीचे आ गया, मतलब यहाँ के जो वाल्व हैं वो बैक फ्लो को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो फिर क्या होता है, फिर मसला ये होता है कि आपने वो वाल्व में इशू है, क्योंकि वेन का काम ब्लड को ऊपर लेकर जाना है। ये तेज़ी के साथ ब्लड नीचे आ जाता है, मतलब ये जो इस तरह नॉर्मल वाल है वो क्या है, वो आपके इस तरह ख़राब हो चुके हैं, जिसको वेरिकोज वेन वगैरह कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग फिर याद रख लें, इससे आप लोगों का माइंड क्लियर हो चुका होगा। और इसमें आपको बताए गए कि ये नॉर्मल वेन में हमारे पास इस तरह होते हैं, लेकिन जो वेरिकोज वेन है तो वो क्या होते हैं, वो इस तरह होते हैं। इसमें आप देखते देखो ये वाल जो है ना, वाल इनका शेप चेंज है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो यहाँ पे ये नॉर्मल शेप में है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना ये ओपन है, तो एकदम से वो बैक फ्लो हमारे पास आ जाता है। और इस पार्ट का जो लास्ट टेस्ट है हमारे पास तो वो है रिट्रोग्रेड फिलिंग, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। द ट्रेंडलबर्ग टेस्ट इज यूज्ड to determine the site of valvular incompetence in a patient with varicose vein। एक पेशेंट के वेरिकोज वेन की वजह से वो जो वेन के वाल्व है आया वो नॉर्मल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। आस्क द पेशेंट टू लाई डाउन, मरीज को कहेंगे कि आप लेट जाएं सीधे। उस एलिवेट द लेग एंड एम्प्टी द वेन बाय मसाजिंग डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, उसके लेग को एलिवेट कर लेंगे और मसाज देंगे कि उससे ब्लड नीचे चला जाए। ये नेक्स्ट पिक्चर में फिर मैं स्लाइड में आपको पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ। यूजिंग टर्निकेट अक्लूड द सुपरफिशियल वेन इन द अपर थाई, फिर क्या करें, टर्निकेट के थ्रू अपर थाई पर उसके वेन को बंद कर दें। आस्क द पेशेंट टू स्टैंड, पेशेंट को कहते हैं कि आप खड़े हो जाए। If the tourniquet prevent the vein from refilling rapidly, the site of the incompetent valve must be above this level at the spheno-femoral junction। अगर टर्निकेट की वजह से आपके पास वो ब्लड जो है वो नॉर्मल रिफिल नहीं होते, सही है, वो नीचे जो पाँव है वो टर्निकेट की वजह से रिफिल नहीं हो रहा उसके वेन, तो मतलब क्या है कि जिस जगह पे आपने टर्निकेट बांधा है ब्लॉकेज या वेरिकोज वेन वो उस टर्निकेट से ऊपर किसी रीजन में है, सही है। लेकिन अगर आपके पास वेन रिफिल हो जाते हैं तो क्या मतलब है कि आपके पास जो वेरिकोज वेन है तो वो टर्निकेट के नीचे वाले पोर्शन में है। यहाँ पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखा दूं, देखो ये टेस्ट है हमारे पास। हम उसको कहते हैं कि आप सीधा लेटा देंगे पेशेंट को, फिर हम मसाज करेंगे कि इसका यहाँ से ब्लड नीचे चला जाए। मसाज करने के बाद हमने यहाँ पे टर्निकेट बांध देना है, सही हो गया। अब पेशेंट को हम कहेंगे कि आप खड़े हो जाओ। अगर क्या है कि अगर यहाँ पे वो ब्लड वापस नहीं आ जाता तेजी के साथ, तो क्या मतलब कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज यहाँ पे है। ये जो टर्निकेट हमने बांधा था ना, टर्निकेट यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है। लेकिन अगर यहाँ पे वो पेशेंट को हम कहते हैं खड़े हो जाओ, यहाँ पे कोई इस तरह के शेप नमूदार हो जाती है या वेरिकोज वेन शो हो जाते हैं, तो मतलब ये है कि ब्लॉकेज इसी पोर्शन में है, ये टर्निकेट के नीचे के पोर्शन में। इसको कहते हैं ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, और ये वेरिकोज वेन के लिए होता है, एमसीक्यूज के लिए याद रख ले।
और लास्ट स्लाइड जो हमारे पास है वो डॉक्यूमेंटेशन, आप सब्जेक्टिव डेटा जो आपने उससे पूछा है, उसने आपको कहा है कि स्वेलिंग होती है, पेन होता है, चलने में दुश्वारी होती है, ये मसला है, वो मसला है, जो स्मोकिंग करता हूँ नहीं करता, दिल की बीमारी है, स्ट्रोक हुआ था नहीं हुआ था, ये सारा सब्जेक्टिव डेटा हमने डॉक्यूमेंट करना है। जो इंस्पेक्शन के दौरान हमने देखा या टेस्ट वगैरह करते हुए हमने देखा, जो होमन टेस्ट है, एलन टेस्ट वगैरह, तो वो भी हमने डॉक्यूमेंट करना है। तो ये हमारे पास असेसमेंट ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम, जिसके 2 पार्ट्स थे। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। पार्ट सेकंड का ये वीडियो लेक्चर था हेल्थ असेसमेंट से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड या एलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड तमाम वीडियोस लेक्चर के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसमें आपको और भी इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल, इंपॉर्टेंट वीडियोस लेक्चर आपको मिलेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस यूनिट के लिंक को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो लिंक को। अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं नोट्स वगैरह के लिए, तो आप लोग कमेंट्स हमें कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके थ्रू हम आप लोग के साथ कांटेक्ट करेंगे। इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा पहुंचता है कमेंट्स में आप लोग प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। और आप जिस भी कंट्री से, जिस सिटी से, जिस कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप वो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।